चलो गाइस ने लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो करो। यस, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो कल हम लोग ने एक बहुत मस्त और इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था मनी मार्केट, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डिमांड फॉर मनी। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट, डिमांड फॉर मनी। तो उसके अंदर हम लोग ने कल अर्विंग फिशर का जो फॉर्मूला है वो हम लोग ने स्टडी किया था, और उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला था। वो क्या था, एम वी इज इक्वल टू पी टी। और अगर क्रेडिट मनी जब ऐड होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एम डैश वी डैश प्लस एम वी इज इक्वल टू व्हाट, पी टी। क्लियर, एकदम वेरी गुड, सिंपल था एकदम। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज जो है हम लोग कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे गाइस, कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में। पूरा आपको अच्छे से ये अप्रोच के बारे में सुनना है, समझना है। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको क्या करना है, उसे नोट करना है। जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको क्या करना है, उसको नोट करना है। अगर आप सुनते सुनते अंडरलाइन मार्किंग वगैरह जो भी आपको जैसे ठीक लगे वो, ठीक है। चलो इन अर्ली 1900s कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, तो ये ध्यान में रखना, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, डीएच रॉबर्टसन, जॉन मेनार्ड केन्स, ये चारों जो है ये कौन से यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, तो सर दे ऑल बिलोंग फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बराबर है। फिशर जो है, अर्विंग फिशर, ये येल यूनिवर्सिटी का है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट बिलोंग फ्रॉम द येल यूनिवर्सिटी। तो अपने को पता होना चाहिए अर्विंग फिशर। क्लियर एकदम, यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं इनका जो कैम्ब्रिज का जो अप्रोच है। देखो अर्विंग फिशर उसका था ट्रांजैक्शन अप्रोच, बराबर कि नहीं। इनका जो अप्रोच है इसको क्या बोलेंगे अपन, कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज बोलो, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का के से कैश बैलेंस। वो के जो फॉर्मूला में भी जो आता है वो किसके लिए होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ कैश दे वांट टू कीप इट विद देमसेल्व्स। कैम्ब्रिज वालों ने बोला कि बाबा अपने को डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडेंट अपॉन द कैश बैलेंस। इसमें वो लोग दो बातें बोलते हैं। वो कौन से दो बातें हैं, किसके लिए चाहिए, तो एक एकदम सिंपल, वो बोलते हैं कि हमने पैसा अपने पास क्यों रखना चाहिए, फॉर द ट्रांजैक्शंस मोटिव। बराबर है कि नहीं। बिकॉज आप जब कैश रखोगे अपने पास, सो देयर इज अ स्प्लिट अप बिटवीन व्हाट सेल एंड परचेस। देखिए बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम क्या हुआ करता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी था। अभी मैं आपको दूंगा और आपने तुरंत मुझे देना है, तो उसको हम लोग बार्टर बोलते थे। बट अब पैसे के आने के वजह से क्या हो जाता है, आप अभी कुछ चीजें आप बेचो तो आप पैसे ले लो, जरूरी नहीं है अभी के अभी आपको वो पैसा खर्चा करना है। आप कल चल के आपको बाद में खाना खाना है, कपड़े खरीदने हैं, स्कूल फीस भरनी है, तो उसके लिए आप बाद में यूज कर सकते हो। तो जो बाय और सेल वाला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आप क्या कर सकते हो, उसको टू डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो। कैश बैलेंस अप्रोच आप क्यों रखते हो, दैट एनेबल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। पॉइंट नंबर 2, इट इज टू हेज अगेंस्ट व्हाट, अनसर्टेनिटी। टू हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली व्हाट वी से इज द प्रिकॉशनरी मोटिव। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, लोग अपने पास पैसा क्यों रखते हैं, क्योंकि सर कभी भी कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो हम कहां जाएंगे ना सर। तो इसीलिए हमने हमारे पास क्या करना चाहिए, कुछ पैसे रखने चाहिए। तो व्हाई डू वी कीप कैश बैलेंस विथ अस, हम हमारे पास कैश बैलेंस क्यों रखते हैं, तो दो रीजन से। नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव, नंबर 2 प्रिकॉशनरी मोटिव। क्लियर एकदम, यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये बातें जो है ये दोनों पैराग्राफ में यही दो बातें वहां पे लिखी गई है कि व्हाई डू वी होल्ड मनी और कैश विथ अस। यहां तक कोई क्वेरी है क्या दोस्तों, बताओ।
तो कैम्ब्रिज के कैश बैलेंस अप्रोच में दो मोटिव अपने होते हैं, वो कौन से हैं? एक ट्रांजैक्शंस मोटिव और दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव। क्लियर एकदम? परफेक्ट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है MD, दैट इज डिमांड फॉर मनी। व्हाट डज MD मीन्स? What does MD means? Demand for money. And what does KPY stands for? So PY stands for, ध्यान से देखना, the PY stands for your nominal income. PY stands for what? Nominal income. बराबर है? And इसके अंदर जो K है, this K stands for what? The K stands for the proportion of the money that you want to hold with yourself in what? The कैश बैलेंस। समझ में आएगा आपको? सो के इज द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन व्हाट? कैश बैलेंसेस। सो इसीलिए हाउ मच इज द डिमांड फॉर मनी? इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इनकम कितनी है मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट तुम उसको कैश में होल्ड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज है, कितनी आपकी इनकम? 1 लाख रुपीज है, ठीक है? सो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपीज है और उसमें से आप बोलते हो कि सर मुझे इसमें का 20% मुझे अपने पास कैश में रखना है, सो हम क्या बोलेंगे? 20,000 इज इक्वल टू योर डिमांड फॉर मनी। समझ में आया कि आपको? वेरी सिंपल। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला फॉर व्हाट? कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। MD इज इक्वल टू KPY। अर्विंग फिशर का अप्रोच क्या था? MV इज इक्वल टू PT। एंड कैम्ब्रिज का कैश बैलेंस अप्रोच, दैट K स्टैंड्स फॉर कैश बैलेंस। कैम्ब्रिज का K बोलते हैं उसको। क्लियर है एकदम? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट ये अपना खत्म हो गया। क्या दोस्तों यहां पे आपको कॉन्फिडेंस है? इजी है एकदम? यस। लेट्स गो अहेड नाउ। नाउ लेट्स मीट अगेन आवर वेरी ओल्ड एंड डियर फ्रेंड जॉन मेनार्ड केन्स। सो अब यहां पे केन्स ने भी क्या किया है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दिया है इसने। क्या बोल रहा है वो? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कि व्हाई डू यू होल्ड मनी? सो वो कहता है द डिजायर टू होल्ड मनी इज डिपेंडेंट अपॉन 3 मोटिव्स। कैम्ब्रिज में हमने क्या बोला था कि बाबा 2 मोटिव्स है। केन्स कैम्ब्रिज को ही बिलोंग करता है, बट उसने ट्रांजैक्शंस, प्रिकॉशनरी के साथ साथ उसने और एक मोटिव दिया है। वो कौन सा है? स्पेक्युलेटिव मोटिव। सो केन्स के हिसाब से, ये वापस से आप ध्यान में रखना, ये यहां पे आपको MCQ के लिए पूछा जाएगा कि केनेशियन थ्योरी के अंदर डिजायर टू होल्ड मनी डिपेंड्स अपॉन द 3 मोटिव्स। व्हाट आर दीज 3 मोटिव्स? नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव, नंबर 2 स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड नंबर 3 प्रिकॉशनरी मोटिव। क्लियर है एकदम? यस सर। तीनों मोटिव्स एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिल्कुल भी इसके अंदर बराबर के नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब क्या कहते हैं? एकदम सिंपल कि देखो आज के तारीख में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं? एक हाथ पैसा ले, दूसरे हाथ गुड्स एंड सर्विसेज दे। तो अपने को ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा लगता है, तो डिमांड फॉर मनी किसके लिए हो रहा है? फॉर ट्रांजैक्शंस, फॉर बाइंग एंड सेलिंग। पॉइंट नंबर 1 समझा? यस सर। सो वो क्या कहता है? द नीड फॉर कैश, फर्स्ट लाइन में क्या दिख रहा है आपको? द नीड फॉर कैश इज फॉर करंट ट्रांजैक्शन, फॉर पर्सनल एंड फॉर बिजनेस एक्सचेंज। अब जैसे मैं मेरे स्टाफ को सैलरीज देता हूं, उसके लिए मुझे कैश चाहिए। पर्सनली मुझे अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो आप समझिए नीड फॉर कैश इज फॉर व्हाट? नंबर 1 पर्सनल एंड नंबर 2 बिजनेस, बट ट्रांजैक्शंस करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या ध्यान में रखना है? सर इट इज द नीड फॉर व्हाट? ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन कोई भी हो। आगे सो यहां पे द नीड फॉर होल्डिंग मनी अराइजेस बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन व्हाट? द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ, आज मुझे अगर खर्चा करना है तो क्या मुझे आज के आज पैसे कमाने पड़ेंगे? बट आज के पैसे मिल सकते हैं क्या मुझे? नहीं। अगर मैं आज पैसे कमा रहा हूं तो जरूरी है कि मुझे आज के आज खर्चा करना है करके? नहीं।
तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट, कि आपको पैसा कब मिल रहा है और आपको पैसा कब खर्चा करना है। इसीलिए आपको आपके पास कुछ पैसा रखना जरूरी है। क्लियर है एकदम? इसको अपन बोलते हैं एज विच मोटिव? ट्रांजैक्शन मोटिव। क्लियर है? तो नंबर 1, आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसे लगते हैं। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आपको पैसा कब मिलता है वर्सेस आपको पैसा कब खर्चा करना है। इसीलिए आपको जब मिलता है पैसा उस समय पे आप आपके पास रखिए, ताकि जब आपको खर्चा करना है तब आपको वो पैसा काम में आ जाए। क्लियर है एकदम? यस सर। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 ट्रांजैक्शंस के लिए। नंबर 2, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए आपको पैसा अपने पास रखना है। बराबर है? द ट्रांजैक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनकम मोटिव and business or trade motive, both of which is stressed on the requirement of what individuals and business respectively। मैं अगर काम करेगा तो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इनकम अर्न करना है। बिजनेसमैन को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उसको बिजनेस करना है। वेरी सिंपल। सो यहां पे वो क्या बोलता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो केन्स का ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए फॉर्मूला क्या है? ये प्योरली फॉर्मूला किसके लिए गाइस? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए केन्स का। अर्विंग फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच का फॉर्मूला अलग, केन्स का ट्रांजैक्शन मोटिव का फॉर्मूला अलग, कंफ्यूज होने का नहीं। क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां पे क्या कहता है, LR इज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विच डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग्स विच आर केप्ट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एंड वाई इज व्हाट द अर्निंग्स। क्लियर एकदम? सेम। तो भाई आपकी वाई मतलब कितनी, आपकी वाई मतलब क्या कहते हैं, कितनी आपकी अर्निंग्स है। ठीक है? और ये जो के है ये क्या है? ये के जो है इसको अपन क्या बोलते हैं कि आप ये के मतलब कितना परसेंटेज अर्निंग का आप रखना चाहते हो, और LR का मतलब क्या कहते हैं, फॉर द ट्रांजैक्शंस, आपको कितने ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा लगेगा। क्लियर है एकदम? यस सर। तो क्या दोस्तों यहां पे अपना केन्स का फर्स्ट मोटिव क्लियर है क्या एकदम? यस। तो केन्स का फर्स्ट मोटिव क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसा अपने को चाहिए। क्यों चाहिए सर? क्योंकि देखो हमें पैसा हर ट्रांजैक्शन के लगता है, चाहे वो इनकम हो या बिजनेस हो या पर्सनल हो। दूसरा हम क्या कहते हैं कि सर देयर इज नो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है? इसीलिए आपको आपके पास कैश में पैसा होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ वी गो अहेड गाइस एंड टॉक अबाउट इज द प्रिकॉशनरी मोटिव। सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कभी कभी क्या हो सकता है, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस हो सकती है, उसके लिए जो अपन कहते हैं ना अड़ी अड़चन में पैसे होने बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, आपके पास प्रिकॉशनर के लिए पैसा होना जरूरी है। तो व्हाई डू पीपल कीप मनी विद देमसेल्फ? फॉर प्रिकॉशन मोटिव, फॉर टू कवर अप द अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। पॉइंट नंबर 2 खत्म। क्लियर है एकदम? यस। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल बात मैं आपको समझा देता हूं। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, देखो जब अगर अपन बात करते हैं ना, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मंथ, अब देखो यहां पे सेंसेक्स अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप देखोगे 2 अगस्त 5 अगस्त को आप देखना, बीच में सैटरडे संडे और छुट्टी थी तो मार्केट बंद था। 80,981 सेंसेक्स था, वहां से धपाक कितना गिरा, 2000 पॉइंट्स कुछ गिरा। तो आप समझ रहे हो यहां पे अब ये मार्केट गिरा ना भाई, अब यहां पे आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। स्पेक्युलेटिव मोटिव, इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको अब ये स्टॉक मार्केट क्या है भाई, आपको डिस्काउंट में मिल रही है चीजें। तो अब जब ये मार्केट गिरा तो व्हाट इज द राइट थिंग दैट वी शुड डू? वी शुड पुट मनी इनटू द मार्केट। बोलो हाँ या ना? अब जैसे ये मार्केट गिरा तो आपने इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए।
तो आप समझिए आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको फोन करके बोल रहा है भाई लगा दो पैसे। मैं बोल रहा हूं अरे यार मैंने पैसे ही नहीं रखे मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने अपने पास पैसे रखे ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया ना, बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं यहां पे पैसे लगा देता 5 अगस्त को, तो आप देखिए 5 अगस्त को लगा देता तो आज 21 अगस्त है, बराबर के नहीं। मतलब 21 अगस्त इधर इधर ही आ जाते हैं। मार्केट देखो यहां जहां 80,000 ये तो ये था, ये वापस से मार्केट क्या देखो यहां पे 23 अगस्त में रिकवर हो गया कि नहीं। तो सोचो उस फॉल पे अगर मैं पैसा लगा देता तो मेरा पैसा कितना बनता, तुरंत मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता। तो आपको ये जो बीच में जो आपको ये जो पीरियड दिख रहा है ना, आपको ये पीरियड आपको दिख रहा है ना, ये जो 2 एरोस दिख रहे हैं यहां पे, दिख रहे क्या, ये इधर से इधर तक जो मैंने हाईलाइट किया दिख रहा है आपको। इस पीरियड में आपने पैसा लगाना चाहिए, इस पीरियड में आपने पैसा लगाना चाहिए। तो इसीलिए आपको जब मार्केट के ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं आपने वो ग्रैब करने चाहिए। इसके लिए आपने आपके पास पैसा रखना है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। जब आपको मिला मौका आपने मारना है चौका, बट वो चौका मारने के लिए आपके पास होने चाहिए पैसे। क्लियर एकदम, यस सर। तो जब कभी मार्केट रेट्स कम ज्यादा होते हैं उसके लिए आपको आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्लियर एकदम, यस सर। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको लगता है स्पेक्युलेटिव डिमांड, अब अपन क्या बोलते हैं कि सर अगर अपने इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ रहा है तो अपन ने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वही वो प्राइस गिर रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन अब देखो अगर मार्केट गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है तो अपन लिक्विड में अपन क्या करेंगे, अपने पास पैसा होल्ड करेंगे। समझा क्या बात को। तो आप समझिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम 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 होते जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं वो पैसा अपने पास रखूंगा, मैं वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर मार्केट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो मैं वो पैसा मार्केट में डिपॉजिट्स में लगाऊंगा, बॉन्ड्स में लगाऊंगा। समझा क्या। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जाता है गिरते जाता है गिरते जाता है, ठीक है ना, गिरते जाता है गिरते जाता है गिरते जाता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, वो मान लो 0 हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ भी हो जाए इंसान जो है वो पैसा लगाएगा ही नहीं, पैसा लोग क्या करेंगे, लिक्विड में अपने पास कैश होल्ड करेंगे। सो ऐसा जब लोग लिक्विड में पैसा अपने पास रखते हैं, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, लिक्विडिटी ट्रैप। कुछ भी हो जाए लोग क्या करेंगे, मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे तो किसी और को देना पैसा मतलब रिस्की है ना। तो उससे अच्छा लोग क्या करेंगे, भाई यहां पे भी लगा के कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पे भी लगा के कुछ नहीं मिल रहा है, और अपने पास रख के भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा फिर क्या करो, यहां वहां लगाने से अच्छा अपने पास रखो। और वो जब होता है लोग अपने पास ही रखते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी ट्रैप। क्लियर है एकदम, यस सर, परफेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप भी खत्म हो जाता है अपना। सो यस गाइस, कौन से 3 मोटिव्स अपने हो गए बताओ जरा। स्पेक्युलेटिव मोटिव, फर्स्ट मोटिव अपन ने पढ़ा ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकेंड मोटिव अपन ने पढ़ा प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा अपन ने पढ़ा स्पेक्युलेटिव मोटिव। और स्पेक्युलेटिव मोटिव के साथ हमने क्या पढ़ा, हमने बात करी अबाउट लिक्विडिटी ट्रैप, कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाए, बट लोग जो है वो पैसा अपने पास ही रखेंगे, वो किसी को निवेश नहीं करेंगे, उधर किसी के पास निवेश नहीं करेंगे, उसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। क्या यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। शैल वी प्रोसीड नाउ, बोलो हाय या ना, यस। अब हम लोग चलते हैं अबाउट व्हाट, पोस्ट केनेजियन थ्योरीज, बराबर है। तो हमने 2 थ्योरीज देखे, टेक्निकली 3 थ्योरीज देखे। एक अर्विंग फिशर का देखा, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज का देखा, कैम्ब्रिज में ही जॉन केनार्ड मेंस का हमने देखा, और जॉन केनार्ड मेंस की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि उसने कहा कि 3 मोटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा अपने पास हम लोग रखते हैं। क्लियर है। और वो 3 मोटिव कौन से हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। खत्म एकदम, यस सर।
अब बच्चों यहां से आगे चलते हैं हम लोग, और अब बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। इन्वेंट्री अप्रोच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ये अप्रोच किसने दिया है? बाउमॉल और टोबिन, ये दो जो बंदे हैं, बाउमॉल और टोबिन, इन्होंने जो है दोस्तों एक इन्वेंट्री अप्रोच दिया है। क्या दिया है इन्होंने? इन्वेंट्री अप्रोच दिया है। इन्होंने उसका फॉर्मूला दिया है C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2BY अपॉन वॉट R। तो इसलिए अपन बोलते हैं ये बाउमॉल एंड टोबिया, 2BY, टोबिन, 2BY, 2B, बोलो टोबिन, टोबिन, टोबी। तो वो टोबिन जो है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ 2BY, 2B डिवाइडेड बाय R। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्क्वायर रूट रूल। अब इस फंडे को समझते हैं कि इसमें क्या कहते हैं अपन। इसका पूरा जो है डेरिवेशन अपन बड़े एकदम आराम से समझते हैं। रेडी है क्या आप लोग सब? ओके, चलो लेट्स डू दिस। सो ये रहा आपके सामने। देखो बुक में इसके बारे में कुछ भी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे लाइटली नहीं लेंगे, उसको पूरा डिटेल में अपने को पढ़ने का है। सो एवरीबडी फोकस। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शंस गिवन बाय बाउमॉल एंड टोबिन। अब देखो Y इज इक्वल टू टोटल इनकम, C represents the cash balance that you keep with you, and Y upon C becomes what? The number of withdrawals. बोलो नहीं समझा? तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा है 1,00,000 रुपए, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास 10,000 की कैश तुम्हारे पास होनी चाहिए। कैश बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,000 का। तो तुम जो है कितनी बार बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 10 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ विड्रॉवल्स। समझ में आया आपको? उसके बाद जितनी बार आप विड्रॉ करोगे पैसा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर बार जब आप पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, बैंक चार्जेस लगाएगा आपको। दैट चार्जेस इज कॉल्ड एज व्हाट? B। क्लियर है? सो Y इज इक्वल टू टोटल इनकम, C इज इक्वल टू कैश बैलेंस, एंड नंबर ऑफ विड्रॉवल्स इज इक्वल टू Y अपॉन C। एंड जितने नंबर ऑफ विड्रॉवल्स आप करोगे उतना आपको क्या लगेगा? आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। क्लियर है एकदम? यस सर, वेरी गुड। सो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा? इट विल बी number of withdrawals multiplied by transaction cost per withdrawal, that is Y upon C into B। क्लियर है? यस। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अब जितना पैसा तुम तुम्हारे पास रखोगे उतना इंटरेस्ट तुमको नहीं मिलेगा। सही है ना एकदम? जितना पैसा तुम अपने पास, देखो बैंक में रहेगा पैसा तो तुमको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बट जितना पैसा तुम तुम्हारे पास, ये C जितना तुम तुम्हारे पास रखोगे उतना तुमको ये R दैट इज इंटरेस्ट तुमको नहीं मिलेगा। बोलो आया ना? अब तुम्हारे पास कितना पैसा है? C है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास का पैसा ये क्या होते जाता है? अप डाउन होते जाता है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? एवरेज कैश बैलेंस लेते हैं। एंड एवरेज कैश बैलेंस क्या है? शुरुआत में तुम्हारे पास कितना था, एंड में तुम्हारे पास कितना है, डिवाइडेड बाय 2। शुरुआत में अपने पास था C, एंड में हमने पूरा उसको खत्म कर दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। तो इसीलिए एवरेज कैश बैलेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इट इज C/2, और इस C/2 का ब्याज
विल बी व्हाट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया आपको? तो इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या बच्चों आपको ये दो कॉस्ट आपको समझ में आ गए क्या? आपको एक टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या, ये बता दो। क्लियर है एकदम? कोई क्वेरी इधर? एकदम आसान। सो अब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। अब जितने ज्यादा विड्रॉल्स आप करोगे बराबर, उतना क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको ज्यादा लगेगी बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि एक साथ 10,000 निकालना, एक बार मैंने 10,000 निकाले तो 90,000 बैंक में है ना, तो 90,000 पे ब्याज मिलते जाएगा मेरे को। बट अगर मैंने एक साथ 50,000 निकाले तो मेरे को 50,000 हाथ में रहेंगे बट 50,000 पे ब्याज नहीं मिलेगा मेरे को। तो इसीलिए जितना ज्यादा विड्रॉल करोगे उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कम लगेगी। बट ऑन दी अदर हैंड जितने कम विड्रॉल करोगे, मतलब एक ही बार में सर पूरे 1 लाख निकाल लेता हूं, तो नो डाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका ज्यादा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा? ज्यादा विड्रॉल करूंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगी बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, बट अगर कम विड्रॉल करूंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो सर सवाल यह है कि ये कैश बैलेंस मैंने अपने पास कितना रखना चाहिए? तो सर ऐसा कैश बैलेंस रखो कि जिससे आपका ये ओसी और टीसी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बराबर के नहीं? आपका क्या से क्या इक्वल हो जाए, ओसी दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझाना क्या हो रहा है, ज्यादा विड्रॉ कर रहा हूं तो ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। बट अगर मैं कम विड्रॉल करूं बराबर, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, बोलो सॉरी, नंबर ऑफ विड्रॉल्स कम करूं तो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा बट उसके ऊपर का ब्याज मेरे को नहीं मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए ओसी शुड बी इक्वल टू टीसी। तो ऊपर के जितने भी फॉर्मूला हमने ओसी और टीसी का रखा अपन क्या करेंगे, उसको सामने सामने रख देंगे। बोलो हाय अनम। और सामने सामने रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2by अपॉन आर। खत्म हो गया। क्लियर है एकदम? यस। कैन वी प्रोसीड फ्रॉम हियर गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग? क्या आपको यहां पे कुछ क्वेरी है क्या? ये कौन सा फॉर्मूला था? ये बाउमॉल एंड टोबिन स्क्वायर रूट रूल। क्लियर है एकदम? तो इससे आपको एग्जाम में डिटरमाइन करना आएगा कि कितना कैश बैलेंस अपन ने मेंटेन करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। तो फ्राइडमैन क्या बोलता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। फ्राइडमैन क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट एसेट प्राइस थ्योरी। जितना तुमको एसेट ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगा। वो डिपेंड करता है अबाउट द परमानेंट इनकम एंड द रिलेटिव रिटर्न्स ऑन द एसेट। ठीक है ना? तुमको दो टाइप की इनकम चाहिए। कौन सी? एक परमानेंट इनकम होनी चाहिए सर, रेंट फिक्स्ड आना चाहिए। दूसरा रिलेटिव रिटर्न्स ऑन द एसेट, मतलब डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये चेंज होते जाता है ये। तो वो कहता है कि आपकी डिमांड फॉर मनी ये एसेट प्राइस थ्योरी पे डिपेंडेंट है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितना परमानेंट इनकम चाहिए प्लस आपको कितना रिलेटिव इनकम चाहिए। रिलेटिव रिटर्न मतलब जैसे एसेट आपका क्या है, बॉन्ड्स है, तो उसके ऊपर तेरे को रिटर्न क्या मिला, इंटरेस्ट। वो नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो तेरा एसेट का वैल्यू हो जाएगा, बट उसके ऊपर तुझे जो रिटर्न मिल रहे हैं वो क्या कहेंगे, रिलेटिव रिटर्न्स। समझा क्या? परमानेंट इनकम तो समझ में आ गया, एसेट के ऊपर तुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। जैसे आप तेरा बैंक में एफडी होएगा तो एफडी के ऊपर तुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तेरा रिटर्न ऑन एसेट हो गया। तेरे पास शेयर्स है, उसके ऊपर तुझे डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज अ रिटर्न ऑन दी एसेट। समझा क्या बात को? तो तुमको कितने रिटर्न्स चाहिए वो उसके ऊपर क्या होगा, आपका कैश बैलेंस हम लोग डिसाइड करेंगे।
जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड टोटल वेल्थ, अगर आपको वेल्थ ज्यादा चाहिए, ऐसे अपन इधर से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, फिर वो समरी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। सो वो क्या कहता है, द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ, टोटल वेल्थ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय परमानेंट इनकम डिवाइडेड बाय द डिस्काउंट रेट डिफाइंड बाय द एवरेज रिटर्न ऑन द 5 एसेट्स। मतलब ये 5 एसेट अपने को लेना है, वो कौन से 5 एसेट है, शेयर्स, बॉन्ड्स, मनी, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल एटसेट्रा। जितना तुमको ज्यादा वेल्थ चाहिए, यहां पे आते हैं हम क्या कहेंगे, मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल, इनका सबका मिला के जितनी ज्यादा वेल्थ तुमको चाहिए उतना ज्यादा डिमांड करोगे ना तुम मनी का। तेरे को ज्यादा वेल्थ, संपत्ति ज्यादा चाहिए, मनी, बॉन्ड्स, इक्विटी, फिजिकल कैपिटल, ये सब तेरे को ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा पैसा कमाना, बराबर के नहीं। जितना कम वेल्थ चाहिए उतनी डिमांड फॉर वेल्थ, डिमांड फॉर कैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, प्राइस लेवल, महंगाई, जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतनी ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगी, क्योंकि पैसा जेब में रखना पड़ेगा ना। जितनी चीजें सस्ती है तो ज्यादा पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सस्ता है। आप कोई ट्रिप पे गए घूमने के लिए, जिस जगह पे आप गए घूमने के लिए वहां पे आपने देखा अरे भाई यहाँ पे चीजें बहुत महंगी है, तो जेब में पैसे ज्यादा लेके घूमोगे या कम। बट अगर कोई दूसरी जगह गए और वहां पे आपको दिखा अरे भाई यहाँ पे तो बहुत सस्ता है, तो आप क्या करोगे, भाई यहाँ तो 500 रुपए में काम हो रहा है, तो जबरदस्ती 1000 रुपए क्यों कैरी करें। समझ में आया आपको। ऐसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट यू विल लूज इफ यू होल्ड मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कितना ब्याज का आपका नुकसान होगा अगर आपने पैसा आपके पास रखा तो। समझा क्या। आज अगर बैंक में 7% फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न मिलता है और अगर मैंने 1 लाख रुपए नकद में मेरे पास रखे तो मेरा 7% का घाटा हुआ कि नहीं। तो मैंने क्या करना चाहिए, कैश अपने पास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मैंने उसे बैंक में रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपने पास रखूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा, बराबर है कि नहीं। ऑन दी अदर एंड बैंक मुझे मात्र 2% इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं बैंक में रखूं वो पैसा, नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नुकसान भी क्या है, कम है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मैं कैश अपने पास ज्यादा रख लूंगा। क्लियर है एकदम। सो दो बातें क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपको लगता है ज्यादा है तो यू विल होल्ड लेस मनी विथ यू, बट अगर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो यू विल होल्ड मोर मनी विथ यू। समझ में आया क्या आपको। यस सर, वेरी गुड। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 3 पॉइंट में कुछ दिक्कत है क्या। फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 वेल्थ, more wealth you want, more demand for money, less wealth you want, less demand for money. Number 2 price level, जितनी ज्यादा महंगाई उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी कम महंगाई उतनी कम डिमांड। नंबर 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतना कम डिमांड फॉर मनी, जितना कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी ज्यादा डिमांड फॉर मनी। क्या यह बात आप तक पहुंची। आगे नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, बराबर है कि नहीं। इट इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, दैट इज यू विल लूज मोर मनी इफ यू होल्ड मनी, बराबर है कि नहीं। देयरफॉर डिमांड फॉर मनी विल बी व्हाट, लेस और मोर, लेस। एग्जाम्पल, मनी जो 1000 रुपए का 2012 में एक शर्ट 500 की आती थी, आप 2 शर्ट खरीद सकते थे। आज 1000 रुपए में क्या हो रहा है, 2024 में एक ही शर्ट आ रहा है, वी कैन बाय ओनली व्हाट, 1 शर्ट। सो क्या हो रहा है यहां पे, वैल्यू ऑफ मनी ये क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। पॉजिटिव इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस, देयर बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग। मतलब क्या होगा, महंगाई बढ़ती है ना, आपको ये लॉजिक समझो। जैसे महंगाई बढ़ती है, आपको अच्छे से समझाता हूं। आज के 1000 रुपए क्या वो 10 साल बाद के सेम 1000 रुपए रहेंगे क्या, उसकी रियल वैल्यू कम हो गई है।
जैसे पहले जब अपन स्कूल में थे तो 10 रुपए में कितनी सारी चीजें आती थी, आज 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। आज के 100 रुपए बराबर इज इक्वल टू उस जमाने के 10 रुपए। आज आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके 100 रुपए कब खर्चा होता है आपको समझ में भी नहीं आता है, बराबर है कि नहीं? इतने फास्ट 100 रुपए खर्चा होता है। पहले वैसे 10 रुपए खर्चा होते थे, आज 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। बट सोचो अब अगर मेरे पास आज 100 रुपए है तो मुझे ये 100 रुपए, जो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हो ना, टूडेज 100 रुपीज विल बी टुमारोज 150 रुपीज। बट अगर मैं सिर्फ 100 रुपीज ही मेरे पास रख के चलूं और 10 साल बाद भी मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए ही है, तो बट उस 100 रुपए की वैल्यू कम रहेगी ना। इसलिए मैंने क्या करना चाहिए, उस आज के 100 रुपए को मैंने इन्वेस्ट करने चाहिए, उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और कल चल के उसकी फ्यूचर वैल्यू 100 रुपए की कितनी होगी 150, और महंगाई भी कितनी होगी 150। तो क्या मैं वो मैच कर सकता हूं क्या? आपको नहीं समझा? नहीं समझा? आज देखो भैया, आज अगर मान लो मेरे पास है ना 1 लाख रुपए है, आज मेरी उम्र है मान लो 35 ईयर्स, 50 ईयर्स में मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूं, बराबर, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसे रहे। तो क्या ये 1 लाख रुपए, क्या ये 1 लाख रुपए ऐसे साइड में नकद में रख दूं, मैं कैश में रख दूं मैं उसको अपने पास? अगर मैं इसको 1 लाख रुपए से साइड में रख दूं और आफ्टर 15 ईयर्स में बोलूंगा देखो मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो 2024 में जो मैं 1 लाख से चीजें कर सकता था वो 2039 में, 15 साल बराबर, 15 साल ही हो गए 2039 में, 2039 में क्या वो 1 लाख रुपए में उतनी चीजें कर सकता हूं क्या? मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगी। तो मैंने क्या करना चाहिए फिर, आज मैंने इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल चल के मान लो ये 1 लाख के हो जाएंगे कितने, 4 लाख, और इस 4 लाख में 2039 के भाव पे जो बातें मैं खरीद सकता हूं वो 1 लाख के रेट में 2024 में खरीद सकता हूं। समझा क्या? इसीलिए जब आपको दिखता है कि इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है, क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ मनी ये कम हो जाता है। इसीलिए हमने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए, और डिमांड फॉर मनी रियल इन कैश, ये डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। क्लियर है एकदम? यस सर, ऐसा क्लियर एकदम। सर पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, हम तो अभी भी कंगाल है। हाँ बेटा, तो फिर ये लेक्चर भी क्यों देख रहा है? तो ये तेरे लिए है ही नहीं है लेक्चर, तो रुस्तम है ना, वाई आर यू वॉचिंग दिस लेक्चर बेटा? क्या येड़ा है करे? ओके, सो क्या यहां पे आपको बात समझ में आ गई? वेरी सिंपल। सो ये था दोस्तों किसके बारे में, अबाउट फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो उसमें उसने ये बातें कही थी। आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, इसमें क्या है, एकदम सिंपल सी बात है। वो क्या कहते हैं, मिस्टर नाइट स्टार, थैंक यू वेरी मच बेटा, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, बट प्लीज अभी बेटा पढ़ लो ना बेटा प्लीज, है ना। ओके, सो द डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क। अब देखो वो अपन क्या बोलते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्या बोला मैंने, अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखे। क्यों? क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गया तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, सारे एग्स आपने क्या करना चाहिए, इधर उधर 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 ऐसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। समझा आपको? आपने क्या करना चाहिए, उसको स्कैटर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी से इज द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेम्स टोबिन। वो कहता है इन्वेस्टर को हमेशा एक ख्याल रहता है कि कितना पैसा निवेश करूं और कितना पैसा अपने पास रखूं। अगर उसे लगता है रिस्क बहुत ज्यादा है तो वो पैसा अपने पास रखेगा, उसको कंपेरेटिवली लगता है रिस्क कम है तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। सो ये जो रिस्क वाला मामला है, अगर आपको ज्यादा रिस्क लगता है, अब मान लो सिंपल एग्जांपल, अगर आपको लगता है बैंक में पैसा रखना रिस्की है तो आप क्या करोगे, अपने पास रखेंगे। आपको लगता है अगर शेयर्स खरीदने में रिस्क है तो आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे।
तो जितना कहीं आपको रिस्क लगता है तो आप क्या करोगे, आप चाहेंगे कि आप पैसा होल्ड करें, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है एकदम? यस सर, ऐसा। सो इफ एन इंडिविजुअल चूजेस टू होल्ड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिस्की एसेट, नो डाउट उसको क्या मिलेगा, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, बराबर के नहीं, बट ही विल बेयर अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं हायर द रिस्क हायर इज द रिवॉर्ड, बराबर है ऐसा। टोबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिपेंड करता है अपॉन व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना कम कैश हम लोग होल्ड करेंगे और उतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है एकदम? डन। खत्म हो गया भैया। क्या खत्म हो गया? चैप्टर नंबर 8 का यूनिट नंबर 1, बराबर है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें, इफ यू लुक बैक, तो कितना इजी चैप्टर था ये। अर्विंग फिशर, एमबी इज इक्वल टू पीटी। कैम्ब्रिज जो हमने बात करी वो क्या है, एमडी इज इक्वल टू केपीवाई। फिर ट्रांजैक्शन मोटिव गिवन बाय जॉन मेनार्ड केन्स, एलआर इज इक्वल टू केवाई, बराबर है। फिर उसमें प्रिकॉशन मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। फिर हम लोग आगे बढ़े और इन्वेंट्री अप्रोच के बारे में बात करी, बाउमोल और टोबिन का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2by अपॉन आर, द स्क्वायर रूट रूल। फिर उसके बाद फ्राइडमैन रीस्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, उसने वो पॉइंट्स दिए कि कब कम कब ज्यादा, एंड लास्ट में अभी ये हमने पढ़ा कि टोबिन का इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टुवर्ड्स व्हाट, रिस्क। खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं चैप्टर में, बराबर है? यस। चलिए, अभी ये वाला चैप्टर तो काफी आसान है भाई, यूनिट 2। क्या है बेटा यूनिट 2 में? अभी डिमांड साइड अपन ने देख लिया, अब अपने को क्या देखना है बॉस, सप्लाई साइड देखना है अपने को। और सप्लाई अपना हो जाता है तो खत्म ही है ये एकदम। तो ये यूनिट 2 का आपको याद है कि हमने क्या करा था, इसका पूरा अपन ने समरी बना दिया था, और ये समरी जो बना दिया था और इसके बेसिस पे ही क्या हो गया था, पूरा चैप्टर जो है अपना ये खत्म हो गया था, बराबर है कि नहीं? मनी मल्टीप्लायर और ये वो हाई पावर्ड मनी, फिर ये वाला बीच में का पार्ट पढ़ना था अपने को। या सो लेट्स डिस्कस गाइस। इसमें आपको एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर मनी मार्केट का यूनिट नंबर 2, आफ्टर स्टडिंग डिमांड नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट, सप्लाई फॉर मनी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे कितने मेजरमेंट से मनी सप्लाई के, M0, M1, M2, M3, M4. M0 is called as the high powered money or we call it as the monetary base. एकदम आराम से ध्यान से सुनना है, समझना है। रिवीजन चल रहा है, मैराथन चल रहा है, ठीक है ना। भले ही मैं वो रिवीजन से थोड़ा ऊपर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा डिटेल में हर चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट ये आपको मैक्रो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। इट शुड बी द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ द थिंग, है ना। आई होप आप लोगों को ये मैराथन के माध्यम से, ये रिवीजन के माध्यम से समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है, फायदा हो रहा है इसका, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। सो M0 इज कॉल्ड एज व्हाट, हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। इसके बेसिस पे ही सब कुछ आगे का काम चलेगा। तो M0 में क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप ये अपने को समझना है। M0 में क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो लोगों के पास पैसा नकद है। और अब दूसरा उसके अंदर क्या आता है, आरबीआई के पास कितना पैसा है, दैट इज M0 प्योर, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस आरबीआई के पास, इतना ध्यान में रखने का। करेंसी इन सर्कुलेशन
प्लस आरबीआई के पास कितना है, इट इज M0, क्योंकि जो भी पैसा आगे मल्टीप्लाई होने वाला है वो किसके बेसिस पे होगा, वो इस M0 के बेसिस पे होगा। तो आरबीआई के पास क्या पैसा है, बैंकर्स का डिपॉजिट विथ आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। एक पैसा मार्केट में घूम रहा है और दूसरा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास कौन सा है, नंबर 1 बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। क्लियर है एकदम, यस सर, वेरी गुड। M0 के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट M1। अब करेंसी इन सर्कुलेशन को स्प्लिट करेंगे और उसको बोलेंगे करेंसी विथ पब्लिक, और कुछ पैसा फिर किधर रहेगा, बैंकिंग सिस्टम में रहेगा, कमर्शियल बैंक्स के पास। तो क्या हो जाएगा, करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। तो M0 में करेंसी इन सर्कुलेशन के दो हिस्से अपन ने बना दिए, और एक बोला कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है और लोगों ने कितना डिमांड डिपॉजिट्स रखे हैं विद द बैंकिंग सिस्टम, बराबर कि नहीं। अब डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है समझते हो, जब मांगा तब पैसा मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं, जब मांगा तब पैसा मिलना चाहिए, उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। आज आप आपके बैंक में जाओ, एटीएम में जाओ और आप कार्ड से पैसा विड्रॉ कर लो या फंड ट्रांसफर करो, बैंक आपको तुरंत कल करने देता है, ये बोलो हाँ या ना, यस। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जब मांगूंगा तब पैसा मिलना चाहिए। क्लियर है एकदम, यस सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, अदर डिपॉजिट्स विथ व्हाट, आरबीआई। तो बाकी जो पैसा किसके पास पड़ा हुआ है, आरबीआई के पास। तो M1 आपको समझ में आएगा बच्चों। सो M1 मतलब क्या कहा, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। करेक्ट एकदम। नाउ व्हाट वी हैव टू डिकोड इज करेंसी विद पब्लिक, मतलब पब्लिक में कौन कौन आता है, क्या बोलती है पब्लिक। तो पब्लिक में आता है ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंक्स। पब्लिक में वो नहीं आएंगे, गवर्नमेंट या बैंक्स पब्लिक में नहीं आएगी, बट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज जो है वो पब्लिक में शामिल होगी। क्लियर है एकदम, यस। तो क्या हाउस होल्ड पब्लिक में आएगा, फर्म्स आएंगे, इंस्टीट्यूशन आएगा, गवर्नमेंट आएगी नहीं, बैंक्स आएगी नहीं, बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ मनी। बट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज आएंगे, यस। क्लियर है एकदम, यस सर। इसमें क्या क्या आता है, एनबीएफसीज है, लोकल ऑथोरिटीज, नॉन डिपार्टमेंटल पीएसयूज, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, ये सब पब्लिक के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। उसके ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी शुड नो दैट व्हाट इज पब्लिक मींस, बराबर कि नहीं। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम में आता है कासा अकाउंट्स। बोलो कासा, CASA। CA मतलब करंट अकाउंट, SA मतलब सेविंग अकाउंट्स। तो अपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स दे आर द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स, दे आर द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स। तो एग्जाम में आपको टेबल बना के आपको लिखेंगे CA में इतना है, SA में इतना है, तो आपको दोनों को मिला के आपको डालना है, इट इज व्हाट, द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम्स। समझ में आया आपको, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये हो गया अपना कौन सा बेस, M1। क्या हो गया ये, M1। तो M0 के बाद M1 समझ में आया आपको। अब M1 के बाद M2 की बात करेंगे। M2 में M1 आएगा और साथ में पोस्ट को जोड़ देना है, बट पोस्ट के कौन से डिपॉजिट्स जोड़ने हैं आपको, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। समझ में आया आपको, आपको किस कौन से डिपॉजिट्स जोड़ने हैं, सेविंग डिपॉजिट्स। तो M0 पता है, M1 पता है। M1 में जब आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा M2, बराबर है। अब चलते हैं M3। M3 की शुरुआत होती है किससे, M1 से। M3 की शुरुआत होती है M1 से, और उसमें आपको जोड़ना है टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट्स मतलब जैसे अपन कुछ निर्धारित समय के लिए पैसा बैंक्स में जमा करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एज टाइम डिपॉजिट्स। जैसे मैंने आपको क्लास में आपको फिक्स डिपॉजिट बताया था, आपको याद होगा, एक फिक्स डिपॉजिट का रिसीट आपको दिखाया था
कि उसमें लिखा हुआ होता है कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये पैसा क्या करेंगे, आप बैंक में जमा करके रखेंगे। तो जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होता आप वो पैसा मांग नहीं सकते। इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स, और मांगोगे तो पेनल्टी लगेगा। समझा क्या? जो अपन बोलते हैं ना फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, जब चाहिए तब पैसा आप मांग सकते हैं ना, एज एंड व्हेन यू नीड। क्लियर है? तो M3 में क्या आया बच्चों, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम्स, और उसको अपन क्लासिफाई करते हैं एज व्हाट, अप टू 2 years, रिडीमेबल अप टू 3 months नोटिस, डेट शेयर सिक्योरिटीज अप टू 2 years। तो इधर वो 2 years तक का क्राइटेरिया ऐसा दिया गया है। वो डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर, बराबर के नहीं। तो आप जितना परसेंटेज लगाओगे उसके ऊपर, मतलब वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। उसको बोलते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल। ठीक है, M4। अब M4 में क्या जोड़ना है आपको, M3 प्लस पोस्ट का। बट अब पोस्ट का क्या जोड़ना है, जो भी बचा हुआ है ना बाकी पोस्ट का सब जोड़ दो। समझा क्या? मतलब सेविंग्स तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा सब कुछ जो पोस्ट में रहेगा वो जोड़ दो। तो ऐसा करके अपन क्या करते हैं, ये मेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आपको समझ में आ गया क्या? वेरी सिंपल। सो M0, M1, M2, M3, M4। इधर किसी को कुछ क्वेरी है क्या, बताइए। चलो, शैल वी प्रोसीड। अब यहां से अपन क्या, ये बेसिक थ्योरी है, ये आप फटाफट एक बार मेरे साथ रीड कर लीजिएगा। तो रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई क्या है गाइस, अंडरस्टैंडिंग मॉनेटरी डेवलपमेंट्स की, अपने देश में पैसे कितना सर्कुलेशन में है, क्या है, दैट इज ट्रैकिंग इन्फ्लेशन, मॉनेटरी हेल्थ, मनी सप्लाई एक्सपांशन, और क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन के केस में मनी ग्रोथ, बैंक कितना लेंड कर रही है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, एंड लास्ट में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। वो कौन से हैं, एक सेंट्रल बैंक डिसीजन विच इज द प्राइमरी सोर्स, क्योंकि पैसा कौन छापता है, RBI। तो मनी सप्लाई कौन डिसाइड करेगा, RBI। तो इट विल बी द सेंट्रल बैंक्स डिसीजन। तो उसमें क्या क्या आता है, करेंसी इशू बाय द सेंट्रल बैंक, whatever the currency is issued by central bank becomes the liability of the central bank, बराबर कि नहीं। it is backed or supported by equal amount of gold or foreign reserves। तो चाहे उतना पैसा अपन प्रिंट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो मुझे बताओ प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन है, सेंट्रल बैंक्स, बराबर है कि नहीं। इट इज द लाइबिलिटी ऑफ हुम, द सेंट्रल बैंक, बराबर है कि नहीं, एंड इट इज सपोर्टेड बाय योर गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी। अब इस पैसे को मल्टीप्लाई कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स। इसको बोलते हैं ना मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर। जैसे हमने क्या देखा था, आज मैं अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैंने बैंक में जमा की, ICICI बैंक में, ICICI बैंक ने आपको लोन दिया, बराबर है। अब मार्केट में पैसे कितने हो गए, आप बोल रहे हो आपके पास भी 100 रुपए, मेरे पास भी 100 रुपए, तो मार्केट में कितने पैसे, 200 रुपए। बट एक्चुअल में M0 कितना है, 100। हाई पावर्ड मनी M, कैपिटल M, मॉनिटरी बेस MB कितना है, 100 ओनली। बट अपन क्या बोल रहे हैं, मेरे पास भी 100 है, तेरे पास भी 100 है, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ पैसा, 2 टाइम्स। तो दैट इज मनी मल्टीप्लायर। समझ में आएगा आपको। अब अगर तुम वापस से वो बैंक में जमा करोगे और वो बैंक अगर आपको लोन देगी, तो मार्केट में कितने पैसे हो गए, 300। बट एक्चुअली एक ही नोट है 100 रुपए का, तो पैसा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स। सो इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। समझ में आया आपको, यस सर। सो ये क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है वो क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व्स दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक। मल्टीप्लायर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द रिजर्व्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स
विथ सेंट्रल बैंक। बोलो नहीं समझा। अब अगर मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं, मुझे रिजर्व बैंक के पास पैसा सीआरआर एसएलआर, समझते हो ना सीआरआर एसएलआर? नहीं मालूम भाई, तू रिवीजन में आया है ना? अच्छा फिर रहने देना फिर। तो सीआरआर और एसएलआर जो है ये क्या है? ये सीआरआर एसएलआर जो है ये क्या होता है? ये रिजर्व बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स ने पैसा रखना है। अब मान लो मैं कमर्शियल बैंक हूं, मुझे रिजर्व बैंक के पास पैसा रखना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? मैं 100 रुपीज आईसीआईसीआई को दिया, आईसीआईसीआई आपको 100 देगा, वापस वो 100 आएगा, आईसीआईसीआई 100 देगा, तो ऐसा मल्टीप्लायर होगा इनफाइनाइट। समझा क्या? बट अब अगर आप समझिए अपने को 10% पैसा साइड में निकाल के रखने का है। कितना पैसा? 10% पैसा साइड में निकाल के रखना है। तो 100 का 10% साइड में निकाल के रखूंगा, कितना हो जाएगा? 90। फिर 90 का 10% साइड में निकाल के रखूंगा, कितना हो गया? 81। तो ऐसा क्रेडिट होते जाएगा। समझ में आएगा आपको? सो कितना टाइम्स क्रेडिट मल्टीप्लाई होगा? इट विल बी 1 अपॉन द रिजर्व दैट वी हैव टू कीप इट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So what is the credit multiplier बच्चा? It is 1 upon R. R stands for the reserve ratio. Clear है एकदम? Yes. खत्म. सही है एकदम? Yes sir. आगे बढ़ सकते हैं यहां से. So who determines the money supply and कैसे क्या है? तो it is determined by the central bank to track the changes in the economic activities. मनी मल्टीप्लायर अप्रोच. ये दो फॉर्मूलाज देखो. एक तो आपको समझ में आ गया ना, मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन आर. अब और क्या है? एम, कैपिटल एम इज स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई, मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? स्मॉल एम, दैट इज मनी मल्टीप्लायर. कितने टाइम्स आपका मनी मल्टीप्लाई होगा? इनटू व्हाट? एम बी. व्हाट इज एम बी? मॉनिटरी बेस. एंड मॉनिटरी बेस मतलब क्या है ये? व्हाट इज दिस मॉनिटरी बेस? मॉनिटरी बेस इज व्हाट? M0. 100 रुपए इज मॉनिटरी बेस. वो कितनी बार घूमा? 2 बार. तो कितना मनी सप्लाई कितना हो गया? 200. सिंपल ना. 100 रुपए कितनी बार घूमा? 2 बार. तो मनी सप्लाई कितना हुआ? 200. 5 बार घुमा तो 500. तो यहां पे आपको समझा क्या? मनी सप्लाई अगर आपको कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? M, capital M is equal to small m into MB, where capital M stands for money supply, small m stands for money multiplier, multiplied by monetary base. And what is monetary base? M0. Clear है एकदम? Done. And M का फॉर्मूला क्या है? इसी को रीराइट करोगे तो यही फॉर्मूला आ गया ना यहां पे. M is equal to M upon MB. Clear है एकदम? Yes. साइज ऑफ मल्टीप्लायर 1 अपॉन आर. ठीक है? यस. सो ये यही फॉर्मूलाज जो थे ना, ये m इज इक्वल टू ये सब फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े थे. देखो है ना, याद है क्या ये फॉर्मूला कुछ? सो मनी सप्लाई का फॉर्मूला ये रहा. Behavior of central bank, behavior of commercial banks and behavior of public. पब्लिक क्या करेगा? अगर इंटरेस्ट कम मिलेगा तो पब्लिक क्या करेगा? पैसा विड्रॉ कर लेगा. और पैसा विड्रॉ करा पब्लिक ने अगर पैसा, तो मनी सप्लाई मतलब मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि लीकेज रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा. तो उसका ये फॉर्मूला है. Money supply is equal to C plus D. C stands for what? Capital C stands for what? Currency. And D stands for deposit. So that is what is the total M. बराबर है? बोलो बच्चों. Yes. And H is high powered money, which is equal to currency plus the reserves, that is deposits with the RBI. तो अब यहां पे क्या कहते हैं? स्मॉल c currency deposit ratio is equal to currency divided by deposits.
and small r, that is reserve ratio, is equal to total reserves divided by deposits. तो इन दोनों फॉर्मूलाज में अपन ने वो C और R को सब्स्टिट्यूट करके अपन ने उसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है. क्लियर है एकदम? यस, इजी. ये रहा ऐसा, ये फॉर्मूला खत्म हो गया. यूनिट ये वाला आता है क्या आपको? ये मनी मॉनेटरी पॉलिसीज, ये वाले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स, छोटा यूनिट है ये एकदम. ये वाला आता है क्या आपको? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये वाला यूनिट. गाइस कुछ बोलो. मतलब इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है इसमें. तो भी एक बार बोल देता हूं. रिजर्व रेशियो में कौन से दो रेशियोज है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो. ये पैसा आपको साइड में निकाल के किसके पास रखना है? RBI के पास. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना है, RBI के पास नहीं रखना है. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होगा? खुले बाजार में बैंक्स जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन करेगी. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई मार्केट में कम करना होगा तो वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज मार्केट में बेचेगी और आपसे पैसा लेगी. और जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो वो आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के आपको पैसा देगी और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देगी. उसके बाद अपन बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स में. हम बात करते हैं अबाउट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कि आपको सर्टन मार्जिन अगेंस्ट व्हाट कोलैटरल आपको रखना पड़ेगा. मतलब क्या होता है कि यहां पे अगर आप लोन ले रहे हो, 1 लाख की चीज अगर आप गिरवी रख रहे हो, तो आपको उसके ऊपर 80,000 का लोन देने का या 60,000 का लोन देने का या 50,000 का, ये जो मार्जिन है, ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं. मॉरल सुएशन मतलब RBI बैंक्स को कन्विंस करेगा कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ, रिक्वेस्ट करेगा. सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब RBI बोलेगा कि अलग अलग सेक्टर्स में आप लोन दीजिए, किसी एक सेक्टर तक आप सीमित ना रहे. उसके बाद पॉलिसी रेट्स में बैंक रेट. ये बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends money to the commercial banks for the long term funds. ठीक है. बैंक रेट का ऑपोजिट जो है वो है रेपो रेट, इज अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. क्लियर है एकदम? यस सर. उसके बाद रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट that RBI pays to the commercial banks for the deposits that have been kept by commercial banks with the RBI. उसके बाद marginal standing facility rate is the penalty rate. अगर वो short term borrowings अगर करते हैं, कौन? commercial banks, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको वो penal rate है, तो इसके लिए वो higher होता है as compared to what the repo rate. क्लियर एकदम? वो +1 ऐसा. दैट्स इट. और फिर उसके बाद ये जो है अलग अलग पॉलिसीज, चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपको पता है अभी कि अगर ये कम हुआ तो क्या ज्यादा होगा, ऐसा वो बेसिक है. डन. तो इसी के साथ गाइस वी कंप्लीट विथ व्हाट? चैप्टर नंबर
मैराथन इसका हो गया है और इसका हो गया है मनी मार्केट का। ठीक है, अब अपना बचता क्या है गाइस, इंटरनेशनल ट्रेड के 5 यूनिट बचते हैं और इंडियन इकोनॉमी तो आपको ये यूट्यूब से करना है, इसका सेकेंडरी और टर्शरी का मैं अपलोड कर देता हूं वीडियो। ठीक है ना, तो अभी आप क्या करेंगे, पब्लिक फाइनेंस का मैं आपको अभी कल संडे है ना, और अभी आपने पब्लिक फाइनेंस का पूजा मैम ने क्या किया हुआ है, मैराथन लिया हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल है मैराथन। तो इसका जो है लिंक आप पहले तो क्या कर लीजिए, पहले फटाफट तो मैं आपको आगे का पूरा ये बताता हूं ताकि आपको क्या करना है ये आपको समझ में आ जाए। खुल जा सिम। आपको ये वाला टेलीग्राम जो चैनल है ये ऑलरेडी ज्वाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है आपको। इसके अंदर में पब्लिक फाइनेंस का पूजा मैम ने डिटेल्ड रिवीजन लिया हुआ है, ठीक है, और अपने क्लास में इसके समरी नोट्स भी बने हुए हैं। तो आपने इसको ज्वाइन करना है और आज और कल में, कल संडे है, आपको संडे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो आज और कल में आपने क्या करना है, आपने इसको पब्लिक फाइनेंस का आपने रिवीजन आपने कंप्लीट करना है मैराथन। ठीक है, और फिर वो होने के बाद हम लोग मिलेंगे कब, मंडे को, बराबर है ना। और मंडे को हम लोग चालू करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड मेरे हिसाब से ऐसे उसके यूनिट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम लोग उसको 2 या 3 दिन में वो 5 यूनिट हम लोग क्या कर लेंगे, आराम से इत्मीनान से पढ़ के वो खत्म करेंगे। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम सेक्सी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर है एकदम? यस। सो मैं ये लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे विल बी ऑन विच टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है भाई, तू रुक जाना भाई, क्या कर रहा तू, येड़ा है क्या, मेरा लेक्चर चालू है, संभाल अपने आप को, है ना। क्लियर है एकदम गाइस? हाँ, वो सीआरआर और एसएलआर का रेट आपको याद करके जाना है, आपको जो लेटेस्ट रेट रहेगा वो उसके हिसाब से, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है गाइस, ओके, चलो, सी यू ऑन मंडे सेम टाइम, बाय बाय।